तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मात्राएं शब्द और वाक्य, यानी मात्राएं शब्द और वाक्य क्या हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मात्राओं के लिए। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। यानी स्वरों को जब हम व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, केवल इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। तो स्वरों का जो ये बदला हुआ रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, यही मात्रा कहलाता है। जैसे यहाँ पर शेर है तो श ए र अ, यानी क्या बन गया, शे। सूरज है स बड़ा उ र अ ज अ, यानी सूरज। व ओ र अ, तो यानी क्या बन गया, ये मोर बन गया। यानी कुछ इस तरह से हम ऐसे मात्राएं लगाकर अपने शब्दों को बनाते हैं। व्यंजन प्लस स्वर मात्राएं इक्वल्स टू शब्द, यानी व्यंजन प्लस स्वर मात्राएं मिलकर क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्वर दिए गए हैं, व्यंजन प्लस स्वर और मात्रा सहित व्यंजन, और तो इससे क्या बन गया, शब्द बन गया। जैसे आ है, आ पे कोई आपकी अपनी कोई मात्रा नहीं है तो व्यंजन क्या है, क प्लस अ लग गया, तो यानी मात्रा सहित व्यंजन क्या बन गया, क बन गया। और इससे क्या शब्द बना सकते हैं, हम कमल बना सकते हैं। इसके बाद है आ, तो यानी क प्लस आ क्या बन गया, का, और का से हम क्या बना देंगे, कागज। नेक्स्ट है छोटी, तो छोटी यानी क प्लस ई यानी क्या बन गया, की, और फिर इससे क्या बन जाएगा, किला। नेक्स्ट है बड़ी, तो यानी क प्लस ई क्या बन जाएगा, की, और की से बन जाएगा की। यानी छोटी की मात्रा में और बड़ी की मात्रा में क्या डिफरेंस है, छोटी की मात्रा इंस्टेंट एकदम से बोल दी जाती है किला, लेकिन जो बड़ी की मात्रा है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, यानी की, यानी इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। छोटा ओ, तो यानी क प्लस ओ क्या बन जाएगा, कु, यानी कुली। नेक्स्ट है बड़ा ऊ, यानी क प्लस बड़ा ऊ या बन जाएगा कु, कूड़ा, है ना। तो इसी तरह से ओ की मात्रा में भी है, छोटे ओ की मात्रा जो है वो इंस्टेंट बोल देते हैं, लेकिन जो बड़े ओ की मात्रा है वो थोड़ी सी लंबी होती है। री, क प्लस री यानी क्री, यानी कृषक बन गया। ए से एड़ी यानी क प्लस ए क्या बन गया, के, यानी केला। ए से ऐनक यानी क प्लस ए क्या बन गया, कै, और कै से क्या बन गया, कैमरा। ओ से क प्लस ओ यानी को, कोट बन गया। औ यानी क प्लस औ यानी क्या बन गया, क, और कौ से क्या बन गया, कौआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ मात्राएं पढ़ी है जो व्यंजन के साथ हम मिला देते हैं तो किस तरह से वो बन जाते हैं। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ए को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, यानी केवल ए ऐसा है जो व्यंजन के साथ स्वतः ही मिला हुआ होता है, यानी ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। नेक्स्ट है आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। उ और रे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। ए तथा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। यानी ये कुछ मात्राओं का तरीका बताया है कि किस तरह से वो यूज की जाती है। आ, ई, ओ, और ओ की जो मात्राएं हैं वो व्यंजन के बाद लगती है। छोटी ई की मात्रा जो है वो व्यंजन से पहले लगती है। उ और री की मात्राएं जो है वो व्यंजन के नीचे लगती है, और ए तथा ए की मात्रा जो है वो व्यंजनों के ऊपर लगती है। इनके अतिरिक्त 3 अयोगवा की मात्राएं भी होती हैं, जैसे अनुस्वार, यानी अनुस्वार क्या होता है, जैसे एक डॉट। विसर्ग, यानी ये क्या होता है, हमारा विसर्ग, जो बाद में हम 2 डॉट लगा देते हैं अपने शब्द के बाद, ये क्या है, हमारे विसर्ग। और अनुनासिक क्या है, हमारा चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक बोलते हैं। र के साथ उ तथा उ की मात्रा उसके पेट में लगती है, यानी जैसे र प्लस छोटा उ तो रू, यानी ये इस तरह से लगेगी, और र प्लस बड़ा उ तो किस तरह से बनेगी, रू, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजें पढ़ ली है। अब इसके बाद मात्राओं की आपको समझ हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं शब्द के बारे में, यानी शब्द क्या होते हैं।
दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु उसका कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। यानी दो या उससे अधिक वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और उनका कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। यानी अगर आपने वर्णों को उल्टा सीधा इधर उधर मिला दिया और उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकला, तो यानी वो शब्द बेकार है। यानी वर्णों का सही मेल होना बहुत जरूरी है। ह प्लस आ प्लस थ प्लस बड़ी यानी हाथी है। क प्लस उ प्लस त प्लस अ व कुतुब। म ए न आ र यानी कुतुब मीनार। स प्लस ए प्लस न प्लस ई प्लस क प्लस अ यानी सैनिक। तो यहाँ हाथी से एक पशु, कुतुब मीनार से एक इमारत तथा सैनिक से एक व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द है। यानी यहाँ इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये शब्द का कोई अर्थ है, यानी ये कोई चीज है दुनिया में, है ना। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। यानी अगर इन शब्दों को वाक्य में रख दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने शब्दों के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम देखते हैं वाक्य के बारे में, यानी वाक्य क्या होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु उनका कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, लेकिन उनका अपना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। जैसे बच्चे प्लस मैदान प्लस में प्लस फुटबॉल प्लस खेल प्लस रहे प्लस हैं। यानी इन सब को अगर हम मिला दें तो एक वाक्य क्या बनता है? बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यानी इन 7 शब्दों के समूह से क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। और इस वाक्य का क्या था? एक अर्थ है। यानी बच्चे इस मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। यानी आप आपस में छोटे छोटे वाक्यों में बात करें और देखें कि क्या आपके वाक्य का कोई अर्थ निकलता है या नहीं। तो यहाँ ये इस वाक्य से एक अर्थ निकल रहा है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं मैदान में, तो ये अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट है, एक वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। पीछे दिए गए 7 शब्दों से बना शब्द समूह इस प्रकार भी हो सकता है। फुटबॉल में मैदान रहे बच्चे हैं खेल। यानी अगर हम इस तरह से उसे उन शब्दों को गलत क्रम में लगा दे तो इसका कोई वाक्य नहीं बनेगा और इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। इस शब्द समूह में कोई बात पूरी समझ में नहीं आती, इसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, अतः यह वाक्य नहीं होगा। यानी इसका सही अर्थ नहीं निकल सकता, तो यानी ये सही वाक्य नहीं होगा। सार्थक शब्दों का समूह जो बात का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट करता हो वो वाक्य कहलाता है। यानी कुछ शब्दों का ऐसा समूह जो पूरी तरह से अर्थ को स्पष्ट करता है वही वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखे गए वाक्य में उद्देश्य और विधेय की स्थिति देखिए। निशा खाना पकाती है, तो यानी यहाँ पर निशा क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? निशा के बारे में। ठीक है, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या है? उद्देश्य है। और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है यानी जिसको कहा जाए वो क्या है? विधेय है। यानी खाना पकाती है क्या है? विधेय हो गया। नेक्स्ट है, शौर्य पुस्तक पढ़ता है, यानी शौर्य क्या हो गया? उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ता है क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने मात्राएं, शब्द और वाक्य इन तीनों के बारे में पढ़ा है। तो हम अपनी